मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति का हमशक्ल था। शादी हुई अक्सर पता ही नहीं चलता कि पति कौन सा है और देवर कौन सा है। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती थी और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजार लेती। लेकिन एक रात पति पास लेटा था, दिल धक धक करने लगा। आंखें मलती मलती पति की जगह देवर। मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में दो नौजवान बैठे हुए थे। मैं नज़र झुका कर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे मैंने मेरे ऊपर की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी थी, जरा सा भी फर्क ना था। बालों का स्टाइल एक जैसा था, हाथ बनावटी एक जैसे थे। तो मैं चौंक कर रह गई, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन है और कौन सा नहीं है। मैं अभी उन्हीं बातों का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। मैं ये फैसला कैसे कर सकती थी? मैं क्या ये फैसला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में ज़रा सा भी कोई फ़र्क न था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूंगी कि दूसरा नौजवान भी आकर मेरे करीब बैठ गया, मेरा हाथ पकड़ा, फिर कहने लगा कि मैं समीर हूँ और ये अमन है मेरा भाई। उस नौजवान की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वह दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि समीर का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि यह तो भाई है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि ये जुड़वा है, क्योंकि मेरे साथ जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि इसका एक बेटा शहर में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर ही सेटल हो जाए, लेकिन वह नहीं सुनता। मुझे लगा शायद जो आदमी समीर बनकर मेरा हाथ थामे हैं वही मेरा देवर ही ना हो और मजाक में ये सब कर रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप सी बैठी थी जब अमन बेड से उठा और कहने लगा कि यही आपके पति हैं भाभी, मैं तो यहाँ बस महीने 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस फ्रांस चला जाऊँगा। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ती हुई रंगत को देखकर सभी हंसने लगे। कहने लगे मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला। मुझे वह मुंह दिखाई की अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़े लजीज नाश्ते का इंतजाम किया। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं समीर के साथ कुर्सी पर बैठी थी। अमन मेरे सामने कहने लगा, यह आमलेट है भाभी, इसे खा कर देखे कि कैसा बना है। ये कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़े ही बदनसीब हैं, क्योंकि समीर को एक कप चाय भी बनाना नहीं आती है, लेकिन मेरी बीवी के बड़े ऐश होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। वह खास बात उन्हीं किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा उसकी जुबान ट्रैक्टर की तरह चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना सा था। बहुत जल्द ही मुझे गोली मिल गई थी। शादी के बाद समीर मुझे चंद दिनों के घुमाने लेकर गए। जब हम वापस आए तो मैंने किचन में संभाल लिया। समीर के साथ गुजारा लम्बा मेरे लिए खूबसूरत यादगार था। एक बार रात को समीर के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वह मुझे आज बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करवाएंगे। मेरी सास इजाज़त दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई मैंने दरवाज़ा खोला। सामने समीर खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा याद तो है ना? मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर अपना वादा पूरा करें। वह मुझे ताज्जुब से देखने लगे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा। मैंने कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करें। आपने सुबह खुद कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैंने कभी इनकार नहीं किया। इसके बाद वह कहने लगे, चलो अभी चलो मेरे साथ, यह ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। लेकिन समीर को शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खाया, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ अमन बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी।
उसके बाद समीर का ज़ोर से हंसना हुआ और वह हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गए। समीर ने ज़ोरदार थपकी उसकी कमर पर मारी। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। ये सुनकर तो मैं हैरत से समुद्र में डूब गई थी। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वह समीर नहीं बल्कि मेरा देवर अमन था। लेकिन उसने तो मुझे ज़रा भी शक नहीं होने दिया कि वह समीर नहीं है। मैं घूर कर समीर की तरफ देखा तो फिर से वह हंसने लगा। कहने लगा, बड़ी भुलक्कड़ बीवी आई है तुमने समीर। मजाल है कि उसे शक हुआ हो कि मैं इसका पति नहीं बल्कि देवर हूँ। ये सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। समीर मुझे जब भी कहते थे कि वह मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं मैं फट से इनकार कर देती। समझ नहीं आता था कि रात को जो आएंगे वह समीर होंगे या अमन। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई। मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैं उम्मीद से थी और ये खबर जो समीर को पता चली तो वह मुझसे ज़्यादा खुश थे। कहने लगे, शादी को 1 ही महीना हो गया है, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। कुछ दिन मायके रहो। मैं मायके चली गई। 15 दिन बाद जब मुझे समीर लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। शेप भी बड़ी हुई थी। काफ़ी गमगीन लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो ये हुलिया बना रखा है? मेरी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सजी थी। कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था। देखा इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर बिताए हुए हैं, लेकिन वह तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। ये देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, समीर, आप सोफे पर क्यों लेटे हैं? कहने लगे, मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देखकर वह उठकर बैठ गए। कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, समीर मुझसे नाराज़ है कि मैं मैके में इतने दिन क्यों रहकर आई हूँ, इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं। मेरी आँख ना चाहते हुए भी भीगी हुई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत से इजहार करना चाहती थी, लेकिन वह तो मुँह मोड़ कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होऊंगा, तुम्हारा हक बनता है, मैके में जाकर रहो। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वे कह रहे थे कि आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। समीर की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह पूरा वक्त संभल कर गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाया करूँगा। सुबह जैसे ही समीर ऑफिस गए कुछ देर बाद ही अमन घर आ गया। वह बड़ा चुपचाप सा था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, माँ, मुझे अब वापस जाने की इजाज़त दें। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे फ्रांस ही वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें फ्रांस नहीं भेजूंगी। वह कहने लगा, मुझे अभी 2-4 साल शादी करनी ही नहीं है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। अमन उन्हें उदासी से देख रहा था। कहने लगा, माँ, क्या हो गया है आपको? ये कहकर उसने मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम 2 ही तो बेटे हो मेरे, और कोई औलाद तो है नहीं। मैं तुम्हें यही देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर परदेश में चले जाते हो और 3 या 4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी। अमन को चाहिए ताकि वह भी यहीं पर सेटल हो जाता। वह मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी, आप ही माँ को समझाइए। मैंने कहा कि वह तो अपनी जगह ठीक है, तुम तो जिद पर अड़े हुए हो। जब वह ही नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी, बजाय आप माँ को समझाएं आप उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। रहने दे भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं समीर से कहूँगा कि वह माँ को समझाए। मुझे हर हाल में फ्रांस जाना है। अमन यह कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा मुँह देख कर जाना है।
ये सुना था कि अमन ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा था। वह अब भी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही वे वापस आए और हाथ में फाइल पड़ी ही थी। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी, ये किस चीज़ की फाइल है? तुम बाज नहीं आ रहे हो? तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरी सास ने तेज गुस्से में आकर पूछने लगी, नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने लगा हूँ। आप नहीं चाहती इसलिए नहीं जा रहा। ये सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ था। रात को समीर ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगा। मैंने उनका हाथ थाम दिया। मैंने कहा, यहाँ पर बैठें, मेरे पास मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नए मेहमान के आने में, हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। ये कहकर मैंने समीर के कंधे पर सर रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक झटके से वह मुझसे पीछे हट जाएंगे। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी। मैंने देखा कि समीर ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, समीर मुझे कोई भी काम नहीं कहते थे और ऑफिस भी खुद ही चले जाते थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम अमन घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। अमन के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी भी शादी कर दूंगी। यह सुना था कि अमन तो गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुझे कोई शादी नहीं करनी, समझिए आप। अगर आपने ऐसी कोई बात भी की या कोशिश भी की तो मैं वापस फ्रांस चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज होते रहे तो हो जाए। मुझे लगा शायद फ्रांस में किसी लड़की को पसंद करता है, जब भी इतने गुस्से से ये बात कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वह बैठकर खाने लगा। भाभी, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं खुद बाहर आ जाता। अपना ख्याल रखा करें कि मेरे लिए चाय ला रही हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा, एक बात पूछूं, सच बताओगे? मैंने कहा, क्या फ्रांस में तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते हो? मेरी बात सुनकर कुछ देर वह मुझे देखा, फिर कहने लगा, हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राजी कर लेती हूँ। कहने लगा, वह कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए आप माँ को राजी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दें। ये सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ तो इस बात पर कभी राजी ना होती। चंद महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर मरी जा रही थी, लेकिन समीर बहुत खामोश था। बार बार बच्चों को देखता और फिर नज़रें हटा लेता। मेरा बेटा 2 महीने का हो चुका था। मैंने ये बात नोट की कि अब भी समीर सोफे पर ही सोते थे। कहते थे, मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सवर जवाब दे गया था। मैंने समीर से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती। ये सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे ही दूर भागते रहते हैं? उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया था, तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे, मैं सबर करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे कि मैं समीर नहीं हूँ, मैं अमन हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक ये सब कैसे मेरे साथ कर सकता था? और रात के इस वक्त समीर ने उसे इजाज़त कैसे दी थी कि वह मेरे कमरे में आए? मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहाँ है समीर? अब मैं उससे बात तक नहीं करूँगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाज़त दी तो कैसे दी? ये कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी, पहले मेरी बात सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई थी। वह कहने लगा, जब आप मैके गई थी तो उस वक्त मैं और समीर एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे।
लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी उधर चुकी थी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा कि समीर उस वक्त मर चुका था। ये सुना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा वह मुझे मौत की सज़ा सुना रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो रोज़ाना ये कहकर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि मैंने इस 9 महीने के वक्त में समीर और अमन को इकट्ठा एक साथ नहीं देखा था। समीर के ऑफिस जाते ही पीछे से अमन आ जाता। रात को समीर आते तो ये कहते, अमन अपने दोस्तों में बैठा है, देर से आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वह खुद ही आकर सो जाएगा। कहने लगा कि मैं पिछले कई महीनों से अमन और समीर बनकर आप लोगों को दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी ख़त्म हो जाती। और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। कहने लगा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिएगा। उनसे कहना कि वह मुझे फ्रांस जाने दे। मैं अमन बनकर वापस फ्रांस चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊँगा, फिर यहाँ रहूँगा। समीर बनकर हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। मैंने कहा, तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, क्योंकि यह शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही समीर हूँ और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता, ना ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। फिर मंदिर ले जाकर शादी के लिए आए और अमन बनकर हमेशा के लिए फ्रांस चले गए। 10 साल बीत गए इस बात को, और मेरी सास अभी भी यही समझती है कि समीर ही मेरे पास रहते हैं और अमन ने वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद ये राज मेरी सास को कभी नहीं पता चला। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।